हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे 22 जून 2021 का। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो सबसे पहला इमेज आज द हिंदू में छपा है, उसमें जो कंपनसेशन को लेकर जो झगड़ा चल रहा है, जो बातचीत चल रही है, जो केस सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है, उसको लेकर यह बात कही गई है कि जो सरकार ने अपना जो तर्क दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास में पैसे तो हैं, लेकिन हम जो एनडीआरएफ के रूल के तहत जो 4 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं उसमें हम 4 लाख रुपए कंपनसेशन नहीं दे सकते। और चूँकि जो यह बीमारी है, यह महामारी है और नेशनल डिजास्टर से जो प्राकृतिक आपदा जो होती है उससे इसका कोई संबंध नहीं है, इसीलिए यह जो एनडीआरएफ के रूल के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसलिए हम ये कंपनसेशन नहीं दे पाएंगे। हालांकि हमारे पास में पैसे हैं, लेकिन वो हम वैक्सीन और हॉस्पिटल और जो रिसर्च कोविड-19 को लेकर हो रही है उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं उस पैसे को, इसलिए हम कंपनसेशन नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए ये एक गरीब परिवार के जो लोग हैं वो इनसे कंपनसेशन मांग रहे हैं। जो ये नेताजी हैं, लेकिन ये कंपनसेशन देने को तैयार नहीं है। दोस्तों, सरकार ने एक ये ऐसा रवैया अपना रखा है जिसके कारण जो गरीब परिवार हैं जिनको वाकई में परेशानी हुई है उनकी मदद नहीं हो पा रही है। सरकार को ऐसे लोगों को खोज निकालना चाहिए, ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जिन लोगों को वाकई में मदद की आवश्यकता है और जिनके परिवार में जो कोई एकमात्र कमाने वाले जो लोग थे उनकी जो डेथ हो गई है, तो ऐसे लोगों को कंपनसेशन ज़रूर दिया जाना चाहिए। इस और सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन अभी ये जो कार्रवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में एज इट इज़ चल रही है, कोई इस पर अभी पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर नहीं आया है। तो इस प्रकार की बात इस कार्टून में कही गई है कि जो सरकार अभी हाल में जो काम कर रही है सिर्फ कोविड-19 से रिलेटेड कर रही है, और इसके अलावा जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड काम है वो अभी नहीं हो रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी काम है वो भी अभी नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ कोविड से रिलेटेड काम हो रहा है और कोविड के ऊपर ही पैसा खर्च किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं पहले न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, इस न्यूज़ में जो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि जो पेमेंट आप देने वाले हैं अनुग्रह पूर्वक, इसे पेमेंट बोला गया है, एक्स ग्रेटिया जिसे कहते हैं। इसका हिंदी में अनुग्रह पूर्वक इसे कहा जाता है। मतलब जो सेल्फ अपनी तरफ से जो गवर्नमेंट रिलीफ देना चाहती है उसकी बात कही गई है। तो इसमें सरकार ने जो डिसीज़न लिया है कि हम अभी फैमिलीज़ को जो है रिलीफ नहीं पहुंचा सकते हैं। 4 लाख रुपए देने की जो बात यहाँ पर नेशनल डिजास्टर फंड के तहत की गई थी वो देने के लिए केंद्र सरकार ने असमर्थता जताई है, और उसके जो उत्तर में उन्होंने यह बात कही थी कि हम यह जो कंपनसेशन है वो नहीं दे सकते हैं, और ये एक महामारी है और महामारी का जो रिलेशन है वो एनडीआरएफ से नहीं है, इसलिए हम यह कंपनसेशन नहीं दे पाएंगे। इसके साथ ही जो जस्टिस जिस बेंच में यह सुनवाई चल रही है, एमा शाह, उन्होंने ये बात कही है कि अगर आप यह कंपनसेशन नहीं दे सकते हैं तो क्या आपने ऐसी घोषणा की है। अगर ऐसी घोषणा नहीं की है तो इस घोषणा को कीजिए, उसके बाद में उस घोषणा के ऊपर अमल कीजिए। अगर आपने घोषणा देने के लिहाज से करी है तो कंपनसेशन दीजिए, और अगर आपने कंपनसेशन आप नहीं देना चाहते हैं तो उस हिसाब से घोषणा कीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, बेसिकली जो गवर्नमेंट इस केस में क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि आप ना तो कंपनसेशन दे रहे हैं और ना ही इस बात को बोल रहे हैं कि हम जनरल तौर पे इस बात को कह रहे हैं कि कंपनसेशन नहीं दे पाएगा। जबकि जो पिटीशन इस केस में लगाई गई है वो नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड जो होता है
आपदा प्रबंधन अधिनियम होता है उसके सेक्शन 12 के तहत लगाई गई है। और सेक्शन 12 में इस बात को कहा गया है कि जब भी कोई नेशनल प्राकृतिक आपदा आएगी, उस प्राकृतिक आपदा में जो भी नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई करी जाएगी। तो आइए समझते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का जो सेक्शन 12 है वो क्या कहता है। दोस्तों, इस सेक्शन के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राधिकरण आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों के लिए मार्गदर्शक की सिफारिश करता है, जो कि निम्नलिखित होते हैं। इसमें सबसे पहला है राहत कैंपों में आश्रय स्थल, खाद्य, पीने का पानी, चिकित्सा सुविधा और स्वच्छता के संबंध में उपलब्ध कराई जाने वाली न्यूनतम सेवाएं हैं। ये कुछ न्यूनतम सेवाएं हैं जो आपदा के बाद में जो प्रभावित लोग होते हैं उन्हें उपलब्ध कराई जानी होती हैं। इसके अलावा विधवाओं और अनाथों के लिए किए जाने वाला विशेष उपबंध है। इसके तहत ही जो 4 लाख का जो कंपनसेशन मांगा जा रहा है वो इसी क्लॉज के तहत मांगा जा रहा है। इसके अलावा जीवन की हानि मध्य अनुग्रह सहायता और मकानों को नुकसान मध्य सहायता तथा जीविका के साधनों की बहाली के लिए जो आवश्यकता होती है वो सब उसे उपलब्ध कराना है। और ऐसी अन्य सहायता जो उस महामारी प्राकृतिक आपदा में अगर खो गई हो तो उन्हें उसका जो नुकसान हुआ हो उस प्रकार की सुविधा भी उपलब्ध कराने का इसमें प्रावधान है। तो दोस्तों, ऐसी बात इस सेक्शन 12 में कही गई है। सेक्शन 12 के इन क्लॉज के तहत ही जो है वो कंपनसेशन मांगा जा रहा है, लेकिन सरकार इस कंपनसेशन को देने को तैयार नहीं है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो NDRF के तहत जो भी चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है, और प्राकृतिक आपदा कोविड-19 जो है वो एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि इससे पहले जब कोविड-19 शुरू हुआ था पिछले वर्ष, तो केंद्र सरकार ने इसे एक जो नेशनल डिज़ास्टर घोषित किया था, राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था। तो राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने पर इसमें कंपनसेशन बनता है, ऐसे जो पिटीशन लगाए हैं उनके वकील ने कहा है। तो इस स्थिति में कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। तो ये सारी बात इस न्यूज़ में कही गई है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा जो कंपनसेशन है वो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन सेक्शन 12 के तहत ये कंपनसेशन मांगा जा रहा है। आप ध्यान रखिएगा कि जो नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड जो है उसके तहत जो भी ये कंपनसेशन मांगा जा रहा है, इस अधिनियम के तहत जो भी ये कंपनसेशन मांगा जा रहा है, ये सेक्शन 12 क्या कहता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, कल जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था उसी को लेकर यह न्यूज़ है। योग दिवस पर जो प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया उसके कुछ इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं। उन पॉइंट्स को आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जो ये योगा को डे ऑफ होप बताया है कोविड-19 के केस में। कोविड-19 के इस महामारी की स्थिति में जब अभी सभी लोग परेशान हैं, मेंटल पीस और जो मानसिक अशांति और कई अन्य बीमारियां लोगों को जकड़ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में जो योग है वो उसके द्वारा अपनी जीवन शैली को सुधारा जा सकता है और इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करके जो महामारी से हमें जो प्रॉब्लम हुई है उससे भी छुटकारा पाया जा सकता है। और इसके अलावा उन्होंने जो अभी 7वां इसका संस्करण था इंटरनेशनल योगा डे का, उस पर यह बात भी कही है कि जो WHO के कोलैबोरेशन से उन्होंने जो योगा ऐप तैयार किया है। इस ऐप में सभी देशों के लिए ज़्यादातर जो मुख्य देश जो हैं उन देशों की भाषा में वीडियोस को डाला जाएगा, योग के वीडियोस को डाला जाएगा, जिससे कि योग पूरे विश्व में फैल सके और योग के जो यूज़ हैं और इनके जो बेनिफिट हैं वो सभी लोग उठा पाएँ इस महामारी के समय में, जब पूरी दुनिया ही इस परेशानी से परेशान है। और ऐसी स्थिति में जो मानसिक तनाव है वो उसकी स्थिति बहुत ही बढ़ गई है, और मानसिक तनाव को देखते हुए जो ये योग है, योग के द्वारा ही इसे ठीक किया जा सकता है, ऐसी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। और एक योगा ऐप को लॉन्च किया है जो कि कई भाषाओं में लॉन्च होगी और कई देशों में इसे लॉन्च किया जाएगा और WHO की मदद से इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है।
इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो वन वर्ल्ड और वन हेल्थ का जो हमारा मोटो है, इस योगा का जो मोटो है उसको सक्सेसफुल करने के लिए भी यह ऐप काम में आएगी और योगा भी उसमें काम में आएगा ही। और पेंडेमिक से रिलेटेड जितनी भी हमारी मेंटल प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो योगा ही है। योगा के द्वारा ही हम इन प्रॉब्लम से पार पा सकते हैं। इसके अलावा जो देश में कोरोना की वजह से पिछले 2 वर्षों से कोई भी बड़ा आयोजन नहीं किया गया है और इसी वजह से जो यह आयोजन जो संबोधन प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली दिया था और इस तरीके की बात उन्होंने कही है। और दूसरा उन्होंने यह भी कहा है कि जो देश की जो जनता है उन्हें योग के साथ साथ जो अपने जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको भी हमेशा अप ही रखना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जब सभी लोग अभी किसी न किसी प्रॉब्लम से परेशान ही हैं, किसी के घर में कोई डेथ हुई है तो किसी के पास में काम नहीं है, और ऐसी स्थिति में किसी के पास में अगर काम है, बिज़नेस है, तो वो इस तरीके का कैपेबल नहीं है कि उस बिज़नेस को चला सके। ऐसी स्थिति में जो लोगों की जो मेंटल स्टेट है वो काफ़ी ख़राब हो गई है। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप अपने शरीर से जो भी नेगेटिविटी है और उसे निकाल कर उसे क्रिएटिविटी में तब्दील करें और योगा को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। ऐसी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। तो दोस्तों, योगा जो है वो वाकई में काफ़ी अच्छी चीज़ है। डेली 5 या 10 मिनट इसको कर आप अपने जीवन में बहुत सुधार ला सकते हैं। तो योगा को आप अपने दैनिक जीवन में शामिल करें और इसके बेनिफिट्स उठाएं। या ऐसी बात इस न्यूज़ में कही गई है। दूसरी ओर जो कोविड-19 का जो डेथ सर्टिफिकेशन प्रोसेस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आपने इस प्रोसेस को चलाया है, इस प्रोसेस को एकदम क्लियर कीजिए। कोविड-19 से अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसे उस मृत्यु के रूप में ही सर्टिफिकेट दीजिए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है या किसी जगह पे कोविड-19 का सर्टिफिकेशन किसी और बीमारी के तहत दिया जा रहा है तो उसे आप रोकिए और उसमें सुधार कीजिए। ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही गई है। दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कुछ गाइडलाइन कोविड-19 डेथ सर्टिफिकेट को लेकर जारी की थी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो कोविड-19 से संबंधित जो भी अगर डायग्नोस करते समय अगर कोई बीमारी से रिलेटेड डेथ होती है तो उसे कोविड-19 के अंतर्गत ही रखा जाएगा। और अगर कोई क्लियर कट बीमारी एकदम जो जिसमें कोई देखने की बात नहीं है, जैसे कि एक्सीडेंट है, ट्रॉमा है, पॉइजनिंग है, इस प्रकार की अगर कोई बीमारी होती है, उनसे अगर डेथ होती है तो उसे अदर डेथ में रखा जाएगा। बाकी अगर कोविड-19 अगर किसी को एक बार भी पॉजिटिव आ गया है और उसकी डेथ फिर किसी और प्रॉब्लम से भी हो जाती है तो उसे कोविड-19 में रखने की बात कही गई थी। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, वो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो डेथ सर्टिफिकेट हैं उस सर्टिफिकेट में जो भी मरने वाले लोग हैं उसमें उसका जो मेन कारण है वो नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ कोविड-19 के द्वारा डेथ हुई है ऐसे ही बताया जा रहा है। तो उसमें आप बिल्कुल एकदम जो सटीक बात है उसे बताइए कि किस कारण से इनकी बीमारी हुई है, कोविड-19 से इनको यह इश्यू हुआ था और इस इश्यू के कारण इनको यह बीमारी हुई है। ऐसी बात इसमें कही गई है। दोस्तों, इसमें देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले जो कुछ लोगों के जो कंपनसेशन है उस कंपनसेशन को लेकर भी इसमें इरेगुलरिटीज़ देखने को आ रही हैं। कई लोग कोई भी सर्टिफिकेट कोविड-19 का किसी भी डेथ के ऊपर बनवा रहे हैं, ये एक गलत बात है। और दूसरी ओर जो कोविड-19 से रिलेटेड जो डेथ हो रही हैं उनको केंद्र सरकार छुपाने के लिए भी अदर जो डेथ्स हैं उसमें दिखा रही है। तो ऐसी स्थिति में सरकार चाहती है कि जो कोविड-19 से अब डेथ कम हो, कोविड-19 का नंबर नहीं आए, बढ़े नहीं, क्योंकि जो कंपनसेशन को लेकर इसमें जो बात चल रही है और जो कोविड-19 के केसेस का जो नंबर है उसको लेकर जो बात चल रही है उसको देखते हुए यह स्थिति ऐसी बन रही है। तो इसमें सुधार लाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात केंद्र सरकार को कही है कि आप इस प्रोसेस को थोड़ा और क्लियर कीजिए, थोड़ा और स्ट्रिक्ट कीजिए कि कोविड-19 से रिलेटेड अगर कहीं पे डेथ हो रही है तो एक्चुअल डेथ दिखाई जाए, और अगर कहीं पे अगर डेथ नहीं हो रही है तो जिस रीज़न से भी डेथ हो रही है उस एक्चुअल रीज़न को इसमें दिखाया जाए। ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों इस न्यूज़ में जो सुप्रीम कोर्ट में कल सीबीएसई ने जो अपने एग्ज़ाम के लिए जो अनसेटिस्फाइड जो बच्चे थे उनके लिए कब पेपर कराया जाएगा उसके लिए एफिडेविट पेश कर दिया है। साथ ही ये भी बोला है कि जो सप्लीमेंट्री पूरक परीक्षाएं जो होती हैं वो भी इसी समय के बीच में कराई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई ने कहा है कि जो 12th का जो असेसमेंट होगा उस असेसमेंट में जो भी असंतुष्ट जो भी बच्चे होंगे वो अगर ये सोचते हैं कि उनका जो अब अगर पेपर होता तो रिज़ल्ट और भी अच्छा आ सकता था, तो ऐसे असंतुष्ट बच्चों का जो पेपर है वो 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में कराए जाने की बात कही गई है। और जो अगर पूरक परीक्षा में जैसे जो भी अगर अभी असेसमेंट होगा 12th का, अगर वो किसी भी पेपर में पूरक आते हैं सप्लीमेंट्री आते हैं तो उसका पेपर भी जो है अगस्त 15 से लेकर सितंबर 15 के बीच में कराई जाने की बात कही गई है। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई ने यह भी कहा है कि जो पेपर लिए जाएंगे, पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे वो एकदम पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही किए जाएंगे, जो भी पॉलिसी आपने डिसाइड करी है, और इसके अलावा किसी को कोई भी नई पॉलिसी को इस सेशन के लिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप 12th बोर्ड के असेसमेंट के बाद में अगर आप किसी भी रिज़ल्ट से असंतुष्ट हैं तो 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में आपका पेपर कराया जाएगा। उस पेपर में आप बैठ सकते हैं और अपने नंबर ला सकते हैं। हालांकि अभी सीबीएसई ने यह नहीं बताया है कि जो असेसमेंट के मार्क्स होंगे और जो सेकंड में पेपर के मार्क्स होंगे उसमें किस मार्क्स को अप्रूव किया जाएगा, कौन से मार्क्स ज़्यादा होंगे तो अप्रूव किया जाएगा। जहाँ तक मेरा मानना है वो जो असेसमेंट के बाद में अगर कोई पेपर देता है तो पेपर का जो मार्क्स होगा वही फाइनल माना जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो बाकी कोई अभी ऑफिशियल न्यूज़ इस में कोई भी नहीं है। तो जो पेपर है वो रिज़ल्ट 31 जुलाई तक डिक्लेयर करने की बात सीबीएसई ने कही है, और जो पेपर है वो 15 अगस्त से सितंबर 15 के बीच में कराए जाने की बात कही गई है। दोस्तों अगली न्यूज़ जो है वो सिविक बॉडीज़ जो होती हैं, जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, उनके द्वारा जो हाउस टैक्स लिया जाता है उसके बारे में बात की गई है। जो कांग्रेस के कुछ वर्कर हैं उन्होंने इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर में धरना प्रदर्शन दिया है, और उन्होंने बोला है कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनके द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा है हाउस टैक्स के लिए, गृह कर जो होता है उसके लिए परेशान किया जा रहा है। और ऐसी जो पेंडेमिक की स्थिति है उसमें किसी के पास में काम भी नहीं है तो और कोई किराया देने की स्थिति में भी नहीं है। ऐसी स्थिति में जो हाउस टैक्स है उसके लिए लोगों को परेशान किया जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। दोस्तों देखिए, एक तरफ तो जो जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनसेशन भी देने को तैयार नहीं है, और ऊपर से जो गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो टैक्स वसूली के लिए यह कार्य किया जा रहा है और बहुत परेशान किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है लोगों पर। तो ऐसी स्थिति को जो सरकार को समझना चाहिए कि अभी जो प्रॉब्लम चल रही है उस स्थिति में उसे रिलीफ देने की बजाय और परेशान नहीं किया जाए। तो ऐसी स्थिति को बनने से रोकने के लिए जो दिल्ली कांग्रेस है उनके वर्कर्स ने जो आईटीओ के ऑफिस पे धरना दिया था। और तो इसके अलावा जो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है उसने जो नजफगढ़ लेक पर अपना जो ऑर्डर दिया था उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया है, और उन्होंने बोला है कि जो नजफगढ़ लेक पर जो भी अभी डेवलपमेंट हो रहा है उसमें कच्ची बस्ती को जो वहाँ पे बनी हुई है, जो भी वहाँ पे अतिक्रमण हो रखा है उस अतिक्रमण को हटाया जाए, और जो चीफ़ सेक्रेटरी हैं दिल्ली के और हरियाणा के वो आपस में मिलकर देखें कि इसे किस तरीके से हटाया जाना चाहिए और इसमें क्या चीज़ इलीगल है और क्या चीज़ लीगल है। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है वो हमारे देश में काफ़ी स्टेट्स में है, कई जगह पर है। दोस्तों शुरू में जब कोई भी घर लेता है वो घर सस्ता या किसी और चीज़ को देखकर किसी ऐसे जगह पे घर लेते हैं जहाँ पे कोई किसी प्रकार का अतिक्रमण किया हुआ होता है या वह एक इलीगल लैंड होता है। तो इस स्थिति में वो जब कभी भविष्य में उसमें अगर कोई डेवलपमेंट किया जाता है उस एरिया पे या कोई अगर अतिक्रमण होता है उसे हटाने का ऑर्डर आता है, तो ऐसी स्थिति में जो सरकारी ऑर्डर होता है सरकारी ज़मीन पे या किसी प्राइवेट ज़मीन पर उसे ही पाबंद माना जाता है। तो दोस्तों ये कोई
किन्हीं अफसरों और जो भी लोग इसमें लिप्त होते हैं उनके द्वारा अपना फ़ायदा देखकर ही इस तरीके के कार्य को किया जाता है। जब भी आप कभी इस तरीके का घर बनाना या मकान लेने की कार्रवाई करें तो सभी चीज़ों को पहले से जांच लें और सरकारी स्तर पर कार्य करने वाले लोगों से इस बात को पुष्टा कर लें कि यह जो ज़मीन है वह कहीं किसी परेशानी का सबब तो नहीं बनेगी आपके लिए। उसकी जो योग्यता है और उसकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको कंप्लीट करके ही आप हमेशा इस तरीके का परचेज़ कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कच्ची बस्ती है नजफगढ़ लेक पर, उन लोगों का यही कहना है कि जो हमें यहाँ पर मकान दिए गए हैं वो मकान एकदम लीगल तरीके से दिए गए हैं। हम यहाँ पर पैसे देके हमने ये परचेज़ किया है और यहाँ पर फिर उसके बाद में मकान बनाए गए हैं। जबकि जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है उसने ये बात नकार दी है कि यह जो भी यहाँ पर मकान बने हुए हैं वो अतिक्रमण के रूप में बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति ऐसे फिर बाद में निपटा नहीं जा सकता दोस्तों। जो सरकारी आदेश होता है उसके अकॉर्डिंग ही कार्य किया जाता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ।